रोज की शिकायत कि घर के खाने में बाहर जैसा स्वाद नहीं है। अब देखती हूँ कैसे नहीं आएगा स्वाद। अब तो स्वाद आएगा ही आएगा। खाने को अगर स्वादिष्ट है बनाना तो जोर नहीं सिर्फ दिमाग लगाओ। दिमाग? इससे आएगा खाने में असली स्वाद। मसालों का ये जादू दिलों पे छा जाएगा। स्वाद का जो है दम सुबह को भा जाएगा। राजेश मसाले, अब आएगा खाने में असली स्वाद। खास मुलाकात रात 9 बजे। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमराठाप में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि श्री रामू पैठा जी यहाँ पर उपस्थित हैं। 2010 में इनका निर्वाचन इस पंचायत में बतौर मुखिया हुआ था। 2010 से 15 तक इन्होंने इस पंचायत में बतौर मुखिया काम किया। वर्तमान में इनकी पत्नी श्रीमती मोना देवी जी इस पंचायत की मुखिया हैं और ये उनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुल मिलाकर 11 वर्षों से लगातार ये दोनों जनप्रतिनिधि इस पंचायत के विकास हेतु प्रयासरत हैं। आज मैं बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमराठाप में हूँ। मेरे साथ मुखिया प्रतिनिधि महोदय हैं। आइए इनसे बात करके इनके माध्यम से जानने का प्रयास करें पिछले लगभग 11 वर्षों में ये जो विकास के काम इस पंचायत में हो रहे हैं, सरकार की जो महत्वाकांक्षी और जन कल्याणकारी योजना पंचायत स्तरीय है, उन योजनाओं को किस तरह से कितनी पारदर्शिता और ईमानदारी पूर्ण तरीके से मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय इस पंचायत की जनता तक पहुंचा पा रहे हैं। दोनों जनप्रतिनिधियों का लोकप्रियता इस पंचायत में कैसा है, आने वाले समय में जब झारखंड में चुनाव होंगे पंचायत का, तो क्या इस पंचायत की जनता के समक्ष ये दोनों जनप्रतिनिधि एक बार फिर से और लगातार तीसरी बार बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे या नहीं, और भी अन्य कई विषयों पर बात करेंगे पैठा जी से और इनके माध्यम से जानने का प्रयास करेंगे ग्राम पंचायत सिमराठाप को, मुखिया जी के कार्यों को और इनके जो काम पिछले 11 वर्षों से बतौर जनप्रतिनिधि पंचायत स्तर पर हो रहे हैं उन सभी कार्यों से अवगत होंगे। तो आइए स्वागत करते हैं पैठा जी का। पैठा जी, आपका स्वागत है। चलिए, आपका भी स्वागत है। श्रीमान, पिछले 11 वर्षों से आप दोनों पति पत्नी इस पंचायत में सक्रिय हैं। बात अगर प्रमुख रूप से कार्यों की जाए पंचायत के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए, तो लगभग कितनी संख्या में प्रधानमंत्री आवास का लाभ लोगों तक पहुंच पाया? अभी तक ये पहले तो हम जिस समय यहाँ के मुखिया थे, यानी 2010 में जो चुनाव हुई थी, उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना तो नहीं चलता था, उसमें इंदिरा आवास के नाम से चलता था। उस समय भी करीबन जो भी सरकार के द्वारा इस पंचायत को आवंटन किया गया था, मैं वैसे जरूरतमंद लोगों को अपने नेतृत्व में भी ये इंदिरा आवास के कार्य कराया था। और जब 2015 में जब पुनः फिर से पंचायती राज व्यवस्था के तहत चुनाव हुई, तो सिमराठाप पंचायत की जनता ने पुनः फिर से मुझे इस पंचायत की जिम्मेवारी मुखिया के बतौर हमारी पत्नी को दिया गया और तब से अभी तक ये प्रधानमंत्री आवास योजना, अम्बेडकर आवास योजना, जो मुझे जानकारी है कि लगभग 166 प्रधानमंत्री आवास योजना अपने पंचायत के लाभुकों के बीच मैंने ईमानदारी पूर्वक लोगों को दिया है। शौचालय की अगर बात की जाए, स्वच्छ भारत मिशन के तहत कुल कितने लोगों तक शौचालय का लाभ पहुंचा पाए? अभी तक हमारे पंचायत में कुल 6 गांव हैं और अभी तक हम अपने पंचायत में लगभग 700 लोगों को शौचालय दिए हैं और लोगों ने 100% इसका उपयोग किया। इस उपयोग के लिए स्वच्छता मिशन के अभियान के तहत मेरे द्वारा प्रयास था कि लोगों को बाहर में स्वच्छ नहीं करना चाहिए था। बाहर स्वच्छ करने से किन तरह की परेशानियां, किन तरह की बीमारियां होती है, इसके लिए मैंने बहुत ही सघन रूप से अपने पंचायत के जनता के बीच जागरूकता अभियान चलाया और मैंने देखा कि स्वच्छता अभियान के तहत जो भी शौचालय का निर्माण किया गया था, उसका 100% लोगों ने इस्तेमाल किया। क्या ये पंचायत आपको ODF फ्री है और है तो कब हुआ? ये ODF हुआ है और ये ODF आपका 2013 या 14 में इसका ODF घोषित किया गया था। रामू पैठा जी को आप सुन रहे थे, मुखिया प्रतिनिधि है वर्तमान में ये ग्राम पंचायत सिमराठाप के। मुखिया जी और इनके सौजन्य से पिछले लगभग 11 वर्षों में जो काम पंचायत के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए हुए हैं, प्रमुख रूप से उन सभी कार्यों को हम सभी के सामने रख रहे हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आइए बात करते हैं रामू पैठा जी से। पैठा जी, पंचायत में आम जनता की कुछ मूलभूत आवश्यकताएं होती है, पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, इन क्षेत्रों में कितना काम करने में आपको सफलता तक मिल पाएगी? देखिए,
जो भी मुझे पंचायती राज व्यवस्था के तहत जो भी राशि का आवंटन किया गया था और जो सरकार का गाइडलाइन था, जिन चीज़ों में मुझे खर्च करने की जो निर्देश था उसके मुताबिक मैंने जनता तक वो राशि 100% पहुँचाने। पेयजल की क्या वर्तमान स्थिति है? इसको सुधारने के लिए कितना काम हो पाया? कितना जल मीनार, कितना चापाकल और कितना कूप का निर्माण हो पाया? देखिए, मेरे पंचायत में कुल जल जो पेयजल की जो समस्या थी उसको निरंतर सरकार के सहयोग से और पंचायती राज व्यवस्था के तहत उसको मैं समाधान करने की दिशा में पहुंचा हूं। और मुझे अभी तक जो अपनी जानकारी है कि मेरे पंचायत में पेयजल की बहुत बड़ी समस्या नहीं है। निश्चित रूप से ये पंचायत कृषि प्रधान पंचायत है। यहाँ ज़्यादातर लोग कृषि क्षेत्र से मजदूर के क्षेत्र से लोग जुड़े हुए हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था के तहत ऐसी कोई बड़ी राशि कृषि उपयोगी के लिए मुझे नहीं दिया गया, जो कि निश्चित रूप से सिंचाई की बड़ी योजनाएं मनरेगा को छोड़ करके कोई बड़ी योजना मैं पंचायती राज व्यवस्था के तहत नहीं करवा पाया हूं। और आज के दिन 20 पंचायत में कुछ बड़ी योजना पंचायत में कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी योजना की आवश्यकता है। पंचायत की सड़कें कैसी है और पैदल ब्लॉक या पीसीसी का कितना निर्माण हो पाया? देखिए, अभी तक हम अपने पंचायत में फाइबर ब्लॉक का निर्माण 7 या 8 योजना है, क्योंकि आप प्रखंड हमसे पूछ रहे हैं। और पीसीसी भी 500 जहाँ आवश्यकता थी उसको कराए हैं। जहाँ तक चापाकल पेयजल की बात रही तो उसको भी अपने ये मुखिया काल में हमारी पत्नी जो मुनावती बैठा मुखिया बनी, इस समय भी जहाँ सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक चापाकल का भी निर्माण कराए हैं। और सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक इस पंचायत में भी 5 जल मीनार का निर्माण कराया गया है। और जहाँ तक रहा शिक्षा व्यवस्था की बात, तो निश्चित रूप से सरकार के निर्देशानुसार सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक जो विद्यालय में मुझे पंचायती राज व्यवस्था के तहत सुविधा देना चाहिए था, उसको मैंने कोशिश करके उस दिशा में कदम बढ़ाया और सफलतापूर्ण तरीके से विद्यालयों में भी हैंड वॉश हो, शौचालय का साफ सफाई हो, विद्यालय का रख रखाव के दिशा में कोशिश किया गया। ये आपका रहा कृषि क्षेत्र में। और बिजली के वर्तमान स्थिति के विषय में कुछ बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि पंचायत में आपने कितनी संख्या में सोलर लाइट और स्ट्रीट लाइट लगवाए? सोलर लाइट 2015 में लगा था, जो हमको लगता है कि 13 या 14 सोलर लाइट लगाए थे। स्ट्रीट लाइट सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक इस पंचायत में भी लगाए हैं। और जहाँ तक बात रही ये आपका सोलर लाइट स्ट्रीट लाइट जो लगे हैं, क्या वो सुचारू रूप से काम कर रहे हैं? हाँ, वो सुचारू रूप से काम चल रहा है। जहाँ कभी भी शिकायत मिलती है तो मैं अपने तरफ से उसको कोशिश करके ठीक कराता हूँ। क्या पंचायत में कोई उप स्वास्थ्य केंद्र है? मेरे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, क्योंकि ये पंचायत प्रखंड मुख्यालय में है। निश्चित रूप से यह गिरनी के रूप से प्रखंड मुख्यालय अवस्थित है, लेकिन यह प्रखंड मुख्यालय ग्राम पंचायत सिमराढाबा ग्राम में अवस्थित है, इसलिए यहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। राहुल बैठा जी, मुख्य प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सिमराढाब को सुन रहे थे। पंचायत स्तर पर आम जनता की मूलभूत आवश्यकताओं की वर्तमान स्थिति से अपने माध्यम से हम सभी को अवगत करवा रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। बैठक के आपका स्वागत है। चलिए, आप ये बताएं श्रीमान कि लगभग 11 वर्षों से आप और आपकी पत्नी पंचायत में सक्रिय हैं। आप महामारी को देख रहे हैं। कोरोना महामारी की अगर बात की जाए तो लगभग 1.5 वर्ष से पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है इस बीमारी से। एक जनप्रतिनिधि के रूप में आप और आपकी पत्नी का किस तरह का रोल रहा, कैसा योगदान रहा पंचायत स्तर में? वर्तमान क्या स्थिति है महामारी को लेकर? देखिए, जहाँ तक ये वैश्विक महामारी की बात है तो निश्चित रूप से जब हमारे पंचायत में या पूरे देश में जब यह वैश्विक महामारी का प्रकोप आया था तो निश्चित रूप से हम अपने पंचायत में अपने ग्रामीण जनताओं को, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के माताओं को इस बीमारी से बचने के लिए हम अपने तरफ से जागरूकता अभियान चलाए थे और अपने तरफ से भी लोगों को मास्क, सैनिटाइजर इत्यादि चीजों का लोगों के बीच में वितरण करके जागरूकता अभियान चलाने का कोशिश किया था। जब वर्ष 2020 में लॉकडाउन का अचानक घोषणा हुई, उसमें बड़े पैमाने पर जो प्रवासी मजदूर आए थे तो सरकार के निर्देशानुसार जो क्वारंटाइन सेंटर था, जो मेरे पंचायत में विभिन्न गांवों में जो भी क्वारंटाइन सेंटर पंचायत के द्वारा बनाया गया था, उन पंचायतों में जो भी प्रवासी मजदूर
थे, उन लोगों को मैंने अपने तरफ से समुचित सुविधा देने की कोशिश किया था, ताकि लोगों को इस वैश्विक महामारी में लड़ करके इस महामारी से छुटकारा पाने में मुझे सहयोग मिले। और निश्चित रूप से इस सहयोग में इस पंचायत की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि लोगों ने मुझे सहयोग किया। और उस दौरान भी जो परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, मैंने व्यक्तिगत तौर से अपने माध्यम से व्यक्तिगत तरीके से लोगों को चावल राशन का मुहैया कराया था, क्योंकि सरकार के द्वारा मात्र राष्ट्रीय आपदा के तहत मुझे 10,000 रुपये मिला था, जो पहले से मेरे पंचायत में राशि थी। वो सरकार के गाइडलाइन के मुताबिक उसके चावल अनाज का खरीद करके भी मैं उसका वितरण किया था समुचित रूप से। जो वाजिब लोग थे, जो जरूरतमंद लोग थे, मैं उन लोगों के बीच ये वितरण करने का कोशिश किया। लेकिन निरंतर फिर से जब यह वैश्विक महामारी पुनः फैलने का जो रूप लिया गया, और इस बार जो महामारी भयानक रूप से आया, जो खास करके कहा जाए मेरा पंचायत और यह प्रखंड भी इस चपेट में रहे, दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि बहुत सारे लोगों की मौत भी हुई, बहुत दुखद है। और इस दौर में भी जनता के बीच मैंने निरंतर इस महामारी से बचने के लिए जागरूकता अभियान चलाया, और जागरूकता अभियान चलाते हुए लोगों का मुझे बहुत सहयोग मिला। जहाँ तक वैक्सीन का बात कहा, क्या पंचायत में अभी कोई पॉजिटिव केस है? ना, ऐसा कोई पॉजिटिव केस नहीं है। जो पॉजिटिव केस था वो निरंतर जागरूकता के बल पर, ये दवा कराने के बल पर, स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से, यहाँ स्थानीय विधायक के पहलकदमी से, उस तमाम लोगों के बीच सक्रियता चलाते हुए वो लोग नेगेटिव आए हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बात कर रहे थे वैक्सीनेशन की। वैक्सीनेशन का कार्यक्रम कितना सफल रहा है पंचायत? मेरे पंचायत में जो भी कैंप लगा उसमें जनता का निरंतर वैक्सीन लेने के दिशा में लोग बढ़े, और लोगों का डिमांड अभी भी है। कल इस वैक्सीन को लेकर के माननीय प्रखंड विकास पदाधिकारी जी के द्वारा मुझे सूचना दिया गया है, जो आज प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में ये कार्यक्रम है। मैंने अभी सुबह लोगों को इस मामले में जागरूकता करके लोगों से 45 वर्ष से ऊपर वाले लोगों को मैंने आग्रह किया कि सभी लोग जाकर के वैक्सीन दिल्ली अस्पताल में ले लें, ताकि हम तमाम लोग अगर ये वैक्सीन लेते हैं तो निश्चित रूप से हम स्वस्थ रहेंगे। तो जो ये तीसरा कहर आने का जो संकेत है, तो हमारे घर के तमाम बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, हम स्वस्थ रहेंगे तो बच्चे स्वस्थ रहेंगे। इस दिशा में मेरी पहलकदमी है। क्या आपने स्वयं वैक्सीन लिया है? जी, मैंने दोनों डोज, मैं और हमारी पत्नी पहला डोज ले चुकी है। मैंने अपने घर के तमाम जो सदस्य थे, जैसा निर्देश था, वो तमाम लोगों को लेने के दिशा में प्रेरित किया और लोगों ने लिया। धन्यवाद। मैडम जी, प्रखंड स्तर पर या फिर जिला स्तर पर अगर बात की जाए तमाम पंचायतों की, तो भ्रमण के उपरांत अलग अलग पंचायतों में जाकर वहां के लोगों से मिलना जुलना होता है, तो पंचायत स्तर पर लोगों के मिश्रित प्रतिक्रियाएं सुनने को मिलती है जनप्रतिनिधियों के विषय में। कहीं कहीं बहुत ही प्रशंसा होती है जनप्रतिनिधियों के कार्यों की, वे कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, पारदर्शी हैं, लोगों के बीच उपलब्ध रहते हैं 24 घंटे, कभी कोई समस्या नहीं। लेकिन कहीं कहीं विरोध के सुर भी सुनने को मिलते हैं। जनप्रतिनिधियों के विषय में कुछ लोगों का कहना होता है कि ये भ्रष्टाचारी हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, बिना घूस और रिश्वत के कोई काम नहीं होता, कोई भी सरकारी योजनाएं बिना घूस और रिश्वत के नहीं मिल पाती है आम जनता को। पंचायत में बिचौलिए हावी हैं, जो अमीर हैं उनके साथ मुखिया जी का रहना होता है, और गरीबों का वो तिरस्कार करते हैं। इस तरह की कुछ विरोध की बातें जनप्रतिनिधियों के विषय में कुछ पंचायतों में सुनने को भी मिलता है। आप बताएं इस पर आपकी क्या राय है, और आपका पंचायत, आपकी कार्यशैली, आपकी कार्यप्रणाली कैसी है? देखिए, जहाँ तक इस पंचायत में निश्चित रूप से एक विचारधारा के लोग नहीं रहते, तो निश्चित रूप से जो मेरे विचारधारा से अलग वाले लोग होंगे, उन लोगों का निश्चित रूप से मेरे बारे में कुछ आलोचना हो सकता है। आत्म-आलोचना और आलोचना, ये दोनों रहना किसी भी जनप्रतिनिधि के लिए सबक भी लेना चाहिए। आत्म-आलोचना से घबराने की जरूरत नहीं है। जहाँ तक ईमानदारी की बात रही, तो मैं अपने आप को ईमानदार नहीं कर सकता हूँ। मेरी ईमानदारी का सर्टिफिकेट तो इस क्षेत्र, इस पंचायत की जनता दे सकती है। मैं क्या हूँ, नहीं हूँ, मैं अपना सर्टिफिकेट अपने से कुछ नहीं कर सकता हूँ। कहाँ तक रहा 11 वर्षों से मैं निश्चित रूप से इस पंचायत का प्रतिनिधि हूँ। इसका भी बेहतर ये प्रशंसा, मेरे कार्यों का ये क्या कहते हैं गुणगान, ये मेरे कार्यों का वाहवाही जनता ही दे सकती है। मैं ईमानदारी पूर्वक अपने प्रतिनिधि होने के नाते, जनता का सेवक होने के नाते जनता के बीच सेवा किया है ईमानदारी पूर्वक, और मैं किसी भी प्रकार से जनता के साथ भेदभाव करने की कोशिश नहीं किया है। चाहे वो मुझे पसंद करता हो या ना पसंद करता हो,
जब भी उनको संकट हुआ है मैं उनके साथ खड़ा हुआ हूँ, उनके हर संकट को निपटारा करने के लिए, निष्पादन करने के लिए तत्पर रहा हूँ। पंचायतों में सरकारी योजनाओं के आवंटन को लेकर कहीं कहीं समस्याएं हैं, लोगों में असंतुष्टि है, भ्रम है। लोगों का कहना होता है कि वे जो हैं वो सही मायने में लागू होते हुए भी पंचायत में जो सरकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं से वंचित है। आवास का लाभ उनको मिलना चाहिए लेकिन उनको ना मिलकर दूसरों को मिल गया। इस तरह की समस्याएं जो है सरकारी योजनाओं को लेकर अमूमन पंचायतों में लोगों के बीच रहता है कि मुखिया जी हमारे लिए सुनते, जिसके पास है उसको मिल गया और जिसके पास बिल्कुल नहीं है उनको मिल नहीं पा रहा है। मुखिया जी के पास इस समस्या को लेकर कई बार गए लेकिन जब भी जाते हैं तो बार बार वो मना कर देते हैं कि बाद में होगा, भी समस्या है। बात अगर शेख डाटा प्रणाली की जाए, बात अगर अतिरिक्त आवास प्लस की जाए, तो आप अपने पंचायत की जनता को हमारे चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि उनके मन में जो भ्रांतियां हैं योजनाओं को लेकर और योजनाओं के आवंटन को लेकर, इस पर आपकी क्या राय है? शेख डाटा प्रणाली, अतिरिक्त आवास प्रणाली से आप समझाएं हमारे चैनल के माध्यम से अपने पंचायत की जनता को। देखिए, जहाँ तक शेख डाटा का प्रणाली के तहत जहाँ आवास की बात है तो निश्चित रूप से जो शेख डाटा बना था यह पंचायती राज चुनाव के पहले ये शेख डाटा का निर्माण कराया गया था। उसमें देखा गया उस शेख डाटा के तहत कुछ उचित लोग भी थे और कुछ अनुचित लोग थे। तो हमने जो देखा सरकार का जो मुझे गाइडलाइन था कि जो उचित लोग थे उन लोगों को मैंने प्रयास किया कि सभी लोगों को मिले, और जो कुछ अनुचित लोग थे लेकिन उसमें देखे थे कि पारिवारिक संख्या के अनुपात में उनका अगर वो उस दिशा में, उस कैटेगरी में अगर नहीं आते हैं तो मैंने स्थानीय प्रशासन से परामर्श करके ही वैसे लोगों को भी लाभ दिलाने की दिशा में बढ़े थे। लेकिन नियमानुसार निश्चित रूप से शेख डाटा के मुताबिक कुछ लोगों का जो नाम था, जो सरकार का निर्देश था, कुछ लोगों को नहीं दे पाए। निश्चित रूप से कुछ लोग ना समझदारी होने के कारण, नहीं जानकारी होने के कारण कुछ लोगों में असंतुष्टि हो सकती है। जहां तक रहा कि सरकार के द्वारा जो आवंटित आवास है उसमें सरकार का कुछ गाइडलाइन है, हम गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। मैं जनता के बीच अगर कोई लोग नाराज भी हो सकते हैं, शिकायत भी कर सकते हैं, तो मैंने उनकी समस्या, उनके आवास की जो वर्तमान स्थिति थी उस स्थिति को बताते हुए मैंने कुछ लोगों को नहीं देने के दिशा में भी कदम उठाया है। अब उनकी नाराजगी स्वाभाविक है क्योंकि सरकार का गाइडलाइन सरकार के द्वारा मुझे दिया जाता है, जनता को नहीं। लेकिन मैं सरकार की जो गाइडलाइन होती है मैं जनता को ग्राम सभा के जरिए हर बार अवगत कराया है। और जहां तक से डाटा के मुताबिक जो चयनित प्रधानमंत्री आवास था मैंने कोशिश किया इस 5 साल के अंदर कि वो ग्राम सभा के द्वारा जो उचित लाभुक हों उन लोगों को दिया जाए। तो देखिएगा समय समय पर सरकार का गाइडलाइन में भी परिवर्तन हुआ। पहले से डाटा से कहीं से भी उठा करके उचित लाभुक को दिया जाता था, फिर सरकार का गाइडलाइन आया कि नहीं, सीरियली वाइज आपको देना है, अगर आप किसी को नहीं देना चाहते हैं तो क्यों नहीं। तो इस पद्धति का जब बात आई तो निश्चित रूप से जो ग्राम सभा पूर्व में कहा कि मैंने ग्राम सभा के द्वारा ही हर आवास का चयन किया, हर लाभुक को चयन किया, इस दिशा में मैं बढ़ा हूँ और शेख डाटा का जो अंश पालन करने का मैं कोशिश किया हूँ। संक्षेप में बताएं कि वर्तमान में आपकी पंचायत में कौन कौन सी जन कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और आने वाले समय में अगर जनता आपकी साथ देती है आपका और एक बार फिर से आपको नेतृत्व का अवसर मिलती है तो कौन कौन सी योजनाएं अभी जो लंबित पड़ी हुई है, बाधित पड़ी हुई है, प्रमुख रूप से उन योजनाओं पर आप काम करते हुए नजर आएंगे? देखिए, मेरे पंचायत में निश्चित रूप से अभी मेरा कोशिश है, लंबित पड़ा हुआ है कि हमारे पंचायत में 6 गाँव है। 5 गाँव में ये श्मशान शेड का असुविधा था, निश्चित रूप से हम टर्म वाइज इसको राशि के मुताबिक नहीं ले पाए थे। इस पर मेरी कोशिश है जो लंबित है कि हर गांव में, ये 5 गांव में श्मशान शेड जहां जनता को समुचित व्यवस्था सुविधा दिया जा सके, ये है। कुछ जगह पर अभी जब हम लोगों का पंचायती राज व्यवस्था के तहत मेरी पत्नी का जो कार्यकाल था पूरा हो गया, सरकार के द्वारा जो अतिरिक्त 6 महीना का टाइम दिया गया, तो इसमें भी देखिएगा कि बहुत ही वैधानिक रूप से भुगतान प्रक्रिया में कुछ जटिलताएं हैं, जिस जटिलता को अभी तक दूर नहीं हुआ है। जिस प्रकार से कुछ फाइबर ब्लॉक का निर्माण कार्य हुआ है, कुछ चबूतरा का निर्माण कार्य हुआ है, कुछ सिंचाई, ये कृषि क्षेत्र में सिंचाई नाली का हुआ है, फिर ये सोख्ता गड्ढा वगैरह का जो कुछ निर्माण कार्य हुआ है, ये भुगतान के भाव में लंबित है। ये जैसे ही ये क्या कहा जाए, इसको विधिवत रूप से भुगतान प्रक्रिया सुविधा किया जाएगा, वैसे इस जो लंबित कार्य है और जो कुछ जनता का डिमांड का योजना है उसको पूर्ण करने का दिशा में बढ़ने का कोशिश करूँगा।
रामू बैठा जी, न्यूज 21 की इस विशेष पेशकश खास मुलाकात की विशेष अतिथि बनकर आज हमारे देशभर के जो दर्शक हैं उन सभी दर्शकों को अपने माध्यम से अपने पंचायत में पिछले 11 वर्षों की जो आपकी और आपकी पत्नी की सक्रियता है और इस सक्रियता के उपरांत जो काम आप दोनों के सौजन्य से पंचायत स्तर पर विकास के हुए हैं, जनता के कल्याण हेतु हुए हैं, उन सभी कार्यों से अवगत करवाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, मैं अपने ओर से भी, पंचायत की समस्त जनता की ओर से भी इस चैनल को मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूँ। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमरा ढाब में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि रामू बैठा जी यहां पर हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि इस समय इस पंचायत के जिस विशेष स्थान पर हम लोग खड़े हैं, एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक सामुदायिक शौचालय का यहां पर निर्माण हुआ है। प्रतिनिधि महोदय से बात करके उनके माध्यम से जानने का प्रयास करें इस निर्माण के कार्य के विषय में। श्रीमान, आपका स्वागत है। चलिए, मैं भी अपने ओर से इस चैनल को स्वागत करता हूँ। ये जो सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है, बहुत ही अच्छा आकर्षक रूप इसको दिया गया है, ठोस और सॉलिड निर्माण है। कब बना था ये और इस निर्माण के पीछे आप लोगों की क्या मंशा होती है, क्या सोच होती है? ये सामुदायिक शौचालय निर्माण सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार बनाया गया था कि जहाँ सार्वजनिक स्थल हो, सामूहिक स्थल हो, ऐसे जगह पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण किया गया था ताकि लोगों को स्वच्छ करने में कोई असुविधा नहीं हो। इसी दृष्टिकोण से यहाँ पंचायत भवन है, घनी आबादी अगल बगल में है। यहाँ एक प्रसिद्ध शिव मंदिर है। यहाँ काफ़ी संख्या में लोगों की भीड़ आती है, ब्याह शादी भी होता है। इसी दृष्टिकोण से यह सामुदायिक शौचालय निर्माण कराया गया। यह वर्ष 2020 में इसका निर्माण कार्य किया गया है। इसमें स्वच्छता विभाग के द्वारा राशि दिया गया था और लगभग 15वीं बीत से लगभग 80,000 रुपया पंचायत के द्वारा इसमें राशि का ये लागत लगाया गया है। चलिए, ये जो सामुदायिक शौचालय है आपका सुंदर, आकर्षक है और उपयोगी भी है, उपयोग भी इसका हो रहा जी, है। उपयोग भी हो रहा है। बात की जाए अगर इस तरह के और निर्माण की, तो पंचायत स्तर पर ये जो सामुदायिक शौचालय है, इस तरह का कोई और भी निर्माण हुआ है, सिर्फ ये इकलौता है? ना, मेरे पंचायत में यही एकलौता सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है। आप सुन रहे थे श्री बैठा जी को, मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सिमरा ढाब के हैं। पंचायत में एक ये जो सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है, इस निर्माण के विषय में बता रहे थे। बहुत ही चिन्हित करके इस स्थान पर इन्होंने ये सामुदायिक शौचालय का निर्माण करवाया है। बगल में पंचायत भवन है और जैसा कि इन्होंने बताया कि पास में ही एक मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, जहां पर लोगों की गैदरिंग होती है, भक्त लोगों का आना जाना होता है पूजा अर्चना के लिए। पंचायत भवन परिसर में समय समय पर लोगों का, पंचायत के लोगों का, बाहर के लोगों का भी, अधिकारियों का भी आगमन होता रहता है। विशेष करके ये जो जगह है, ये जैसा कि प्रतिनिधि महोदय बता रहे थे कि ये घनी आबादी है। यहाँ पर लोगों को सुविधा देने के उद्देश्य मात्र से आम जनता की सेवा के लिए इस विशेष स्थान पर मुखिया के सौजन्य से, मुखिया प्रतिनिधि के सौजन्य से एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण हुआ है, जो कि बहुत ही सॉलिड है और आकर्षक इसको रूप भी दिया गया है। बहुत ही उपयोगी है ये आम जनता के लिए। और इस तरह की जो सरकार की योजनाएं हैं पंचायत के विकास के लिए और जनता के कल्याण के लिए, इस तरह की योजनाएं जो है सिमरा ढाब पंचायत में अलग अलग गाँव और वार्ड्स में आपको जगह जगह पर देखने को मिलेगा। धन्यवाद। नमस्कार, मैं इस समय गिरिडीह जिले के बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमरा ढाब में हूं और मेरे साथ इस समय इस पंचायत के पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि रामू बैठा जी यहां पर उपस्थित हैं। इस समय हम लोग सिमरा ढाब पंचायत के सिमरा ढाब गांव में हैं और जिस जगह पर हम लोग खड़े हैं, आप अपने स्क्रीन पर इस समय देखें कि बगल में ही पंचायत भवन भी है। पंचायत भवन के ठीक बगल में एक सामुदायिक शौचालय का निर्माण भी यहां पर हुआ है आम जनता की सुविधा हेतु। और आप देखें तो आपको नजर आएगा कि यहां पर एक बहुत ही सुंदर पावर ब्लॉक पथ का निर्माण भी हुआ है। मुखिया जी और प्रतिनिधि महोदय के सौजन्य से इस गांव के लोगों को आवागमन को सुलभ बनाने के लिए पास में आपको दिखाई देगा कि एक शिव मंदिर भी है। मुखिया प्रतिनिधि बैठा जी बता रहे थे कि ये जो शिव मंदिर है, इसमें वार्षिक महोत्सव यहाँ होता है, वार्षिक धार्मिक आयोजन होता है और पूरे प्रखंड स्तर से, जिला स्तर से शिव भक्त श्रद्धालुओं का यहाँ आना होता है, पूजा अर्चना होता है। आपको सामने एक और योजना नजर आएगा अपने स्क्रीन पर। इस समय एक चबूतरा का निर्माण भी हुआ है, हालांकि 2 चबूतरे बने हुए हैं। तो कुल मिलाकर ये जो जगह है, पंचायत भवन यहाँ पर है, यहाँ पर पावर ब्लॉक पथ का निर्माण हुआ है, चबूतरा है, एक प्रसिद्ध मंदिर है, बगल में सामुदायिक शौचालय भी है।
तो ये जो निर्माण के कार्य हुए हैं पंचायत के विकास के लिए, आइए इन कार्यों के विषय में बात करते हैं पूर्व मुखिया और वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि रामू बैठा जी से। आपका स्वागत है श्रीमान। चलिए, स्वागत है इस चैनल को। ये जो पेवर ब्लॉक की अगर बात की जाए, बहुत ही सुंदर है। क्या आवश्यकता आपको पड़ी यहाँ पर पेवर ब्लॉक पथ का? पास से एक रास्ता भी है, कालीकरण ये मार्ग है, लेकिन ये जो आपने पेवर ब्लॉक यहाँ पर दिया है, इसके बारे में बताएं कि ये कौन सी योजना से है और कब इसका निर्माण हुआ था, किस उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया था? ये देखिए, असल में फाइबर ब्लॉक का निर्माण इसलिए किया गया था। यहाँ निश्चित रूप से यह जो शिव मंदिर है, ये बहुत ही प्राचीन काल का शिव मंदिर है और यहाँ बहुत सारी सामाजिक कार्यों का आयोजन होता है, शादियाँ होती है, धार्मिक कार्यक्रम भी यहाँ किया जाता है। और इस पक्की रोड से शिव मंदिर तक जाने के लिए यहाँ जो बरसात में लोगों को जरा कीचड़ का सामना करना पड़ता था, जनता और ग्राम सभा के मांग के द्वारा इस फाइबर ब्लॉक का निर्माण 14वें वित्त के द्वारा वर्ष 19-20 में किया गया था। इस योजना का लागत 2,01,500 रुपया है। यह ग्राम सभा के द्वारा लाभुक समिति के द्वारा यह निर्माण करवाया गया है। यहाँ एक चबूतरा भी है, क्योंकि इस परिसर में ब्याह शादी भी बड़े पैमाने पर आयोजन होता है। यह चबूतरा भी ग्राम सभा के डिमांड के मांग के मुताबिक लाभुक समिति के द्वारा कराया गया है। एक और जो चबूतरा आप देख रहे हैं, बहुत ही पहले यहाँ विधायक मत के द्वारा कराया गया था और यह चबूतरा, जो दूसरा चबूतरा आप देख रहे हैं, वो विधायक मत के द्वारा है। तीसरा बात है कि आप शिव मंदिर के बगल में नदी से लाने के लिए, नदी से जल लाने के लिए लोगों को असुविधा था। इस शिव मंदिर के उत्तर दिशा में एक सीढ़ी नुमा वर्क भी पंचायती राज योजना के द्वारा पंचायत के राशि के द्वारा कराया गया है। और यह जो भी काम कराया गया जनता के सुविधा के लिए, ग्राम सभा में जनता के मांग के मुताबिक यह कार्य का निर्माण कराया गया है। आप सुन रहे थे श्री रामू बैठा जी को, मुखिया प्रतिनिधि है ग्राम पंचायत सिमरा ढाब के। और सिमरा ढाब में, इस सिमरा ढाब ग्राम विशेष में तरह तरह के जो योजनाओं को आप देख रहे थे, उन सभी योजनाओं के विषय में, उनके महत्व के विषय में ये विस्तार से बता रहे थे। ये जो लाइव रिपोर्टिंग आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 के माध्यम से, इस समय हम लोग बिरनी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सिमरा ढाब के दौरे पर हैं। पूर्व मुखिया वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि रामू बैठा जी हमारे साथ यहाँ पर उपस्थित हैं। ये जो लाइव कवरेज आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 के माध्यम से ग्राम पंचायत सिमरा ढाब से, मेरे साथ कैमरामैन रामू कुमार की रिपोर्ट। आने वाले समय में जब कोई झारखंड में पंचायत का चुनाव होगा तो क्या एक बार पुनः और लगातार तीसरी बार आप दोनों इस पंचायत की जनता के समक्ष बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि प्रत्याशी अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? देखिए, जहाँ तक 2 टर्म इस पंचायत की जनता ने मुझे प्रतिनिधित्व करने की जिम्मेदारी दिया था, मैंने अपने समझ से बेहतर रूप से जनता की प्रतिनिधित्व किया है। जहाँ तक बात रहा, मैं मुखिया कोई अचानक नहीं बना, मैं निरंतर 30 वर्षों से जनता के बीच सामाजिक कार्यों को किया है। समाज के अंदर कुछ जो कुरीतियां था, उन सारी कुरीतियों को जनता के जन सहयोग के बल से मैं उसे खत्म करते हुए जनता ने मुझे 2 टर्म पंचायती राज के तहत प्रतिनिधित्व करने का मौका दिया है। अगला चुनाव जब भी होगा दावेदारी पेश करेंगे? निश्चित रूप से जनता का जब मांग होगा तो निश्चित रूप से मैं जनता के मांग के मुताबिक। आपकी निजी राय क्या है? आप दोनों पति पत्नी क्या लगातार किसी बार जनता के सामने जाएंगे? देखिए, जहाँ तक रहा मेरी निजी राय, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, या मैं इस चैनल के माध्यम से मैं बहुत आग्रह पूर्वक कहना चाहता हूँ कि निश्चित रूप से मैं मुखिया के लिए कोई जन सेवा के दिशा में, सामाजिक कार्य के दिशा में नहीं बढ़ा था, लेकिन सामाजिक कार्य करते करते जनता की जिज्ञासा मैदान में जाएंगे। निश्चित रूप से जनता, क्या लगता है लगातार तीसरी बार जब आप अपनी दावेदारी जनता के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, क्या आपकी जनता इस बार आपका साथ देगी? ये तो जनता के ऊपर निर्भर। आपकी निजी राय क्या है? 10 वर्ष आपने सेवा की है, आपका अपना निजी राय क्या है इस विषय पर? क्या लगता है कि आप जीतने में सफल हो पाएंगे? मुझे तो लगता है कि जिस तरह से मैं जनता का ईमानदारी पूर्वक हर मोर्चे पर, चाहे वो सुबह हो, शाम हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, जब भी जनता की आवाज मेरे कानों तक आती है, मैं नंगे पांव दौड़ करके जनता के बीच जाता हूँ। कितना प्रतिशत आपको लगता है कि आप जीत जाइएगा लगातार तीसरी बार? देखिए, मुझे तो लगता है कि मैं 90% दिशा में सफल हूँ। एक तरफा विश्वास, मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है कि मैं जनता के निरंतर सेवा के रूप में कर रहा हूँ। मैं जनता का मालिक नहीं, जनता को मैं अपना मालिक समझ करके उनका
सेवा कर रहा हूँ। रामू बैठक जी को आप सुनते हैं, पूर्व मुखिया सह वर्तमान मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सिमराठा, प्रखंड बिरनी, जिला गिरिडीह, झारखंड। लगातार 2 टर्म से इस पंचायत में बतौर मुखिया और मुखिया प्रतिनिधि सक्रिय है, जनप्रतिनिधि रूप में सक्रिय है और आगामी पंचायत चुनाव में एक बार फिर से निश्चित रूप से इस पंचायत की जनता के